हेलो एवरीवन, मैं देवव्रत दास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिपल टी डायग्राम। जी हाँ, ट्रिपल टी डायग्राम। ट्रिपल टी डायग्राम मटेरियल साइंस के अंडर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हमें अच्छे से जानना चाहिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रिपल टी डायग्राम को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। मीन्स हम सभी पॉइंट्स को स्टडी करेंगे और कुछ भी ऐसा पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जाके देखिए, उसको अच्छे से समझिए। उसके बाद से ये ट्रिपल टी डायग्राम वाला वीडियो देखिए तो आपको ट्रिपल टी डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा। और आपको बता दूं कि उस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से किस प्रकार से आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और डिफरेंट फेजेस को कैसे याद रख सकते हैं, मैं उसको सिखाया था। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ट्रिपल टी डायग्राम जो है आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम से काफी कुछ रिलेट करता है, तो इसीलिए आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम के बारे में हमें अच्छे से जानना जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूं, तो उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो ट्रिपल टी डायग्राम का जो पहला पॉइंट है अदर नेम्स। ट्रिपल टी डायग्राम को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एस कर्व, सी कर्व, बेन कर्व, सिग्मोइडल कर्व, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। जी हाँ, इतना नामों से ट्रिपल टी डायग्राम जाना जाता है। तो आपको भी इन सारा नामों को याद रखना चाहिए, क्योंकि आज के जो एग्जाम के लेवल है वो काफी हाई हो चुके हैं। मीन्स जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा हायर लेवल के आते हैं। तो कल को अगर ट्रिपल टी डायग्राम ना पूछ के आपको बेन कर्व से कुछ पूछा जाएगा तो मे भी आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा कि ट्रिपल टी डायग्राम को ही बेन कर्व कहा जाता है। तो इसीलिए सभी जो अन्य नाम है उसको भी इक्वली याद रखना जरूरी है। दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेवनपोर्ट एंड ईसी बेन इन 1930। दोस्तों, जो ट्रिपल टी डायग्राम है उसको जो इंट्रोड्यूस किए थे या डिस्कवर किए थे वो थे साइंटिस्ट डेवनपोर्ट एवं ईसी बेन। सन 1930 में डिस्कवर किए थे। और जो साइंटिस्ट ईसी बेन थे उनके नाम पर ही एक स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर का नाम रखा गया है जिसको बेनाइट बोलते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम आगे स्टडी करेंगे। मार्टेनसाइट माइक्रोस्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड लेटर बाय कोहेन। उसके बाद से दोस्तों जो मार्टेनसाइट माइक्रोस्ट्रक्चर होता है वो स्टील का ही एक माइक्रोस्ट्रक्चर होता है, तो उसको बाद में ऐड किए थे साइंटिस्ट कोहेन। ट्रिपल टी डायग्राम स्टैंड्स फॉर टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल टी डायग्राम का जो फुल फॉर्म होता है टाइम टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंडेंट ऑन टाइम टेम्परेचर कूलिंग मैकेनिज्म। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टील का एक फेज से दूसरे फेज में, वो ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है टाइम पे, टेम्परेचर पे एवं कूलिंग मैकेनिज्म पे। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम डिफरेंस देखते हैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम और ट्रिपल टी डायग्राम के बीच में, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, इट इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन। जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टील एवं कास्ट आयरन जो दो अलॉय होता है उनका जो डिफरेंट फेज बनते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यूज किया जाता है आयरन कार्बन फेज डायग्राम। वही अगर बात करें ट्रिपल टी डायग्राम, इट शोज डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर फॉर स्टील ऑफ यूटेक्टोइड कंपोजिशन ओनली। तो दोस्तों, ट्रिपल टी
डायग्राम जो है वो डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर को शो करता है स्टील का। तो सबसे पहले तो हम स्टील को पकड़ते हैं कि स्टील जो है, स्टील ट्रिपल टी डायग्राम खाली स्टील के लिए ही यूज होता है और यूटेक्टोइड कंपोजिशन के लिए ही होता है। जैसे कि दोस्तों हम आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम में हम स्टडी किए थे पेरिटेक्टिक यूटेक्टिक रिएक्शन सब, तो ये खाली यूटेक्टोइड कंपोजिशन के लिए ही होता है और डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट फेजेस, यहाँ पर डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर। दोस्तों ज्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, फेज और माइक्रोस्ट्रक्चर में। फेज को आप माइक्रोस्ट्रक्चर बोल सकते हैं क्योंकि जो एक से ज्यादा अगर फेज होता है तो उसको हम माइक्रोस्ट्रक्चर नॉर्मली बोलते हैं, है ना। जैसे कि अगर दो फेज, आप ऐसा डुअल फेज भी बोल सकते हैं या फिर उसको माइक्रोस्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा माइक्रोस्ट्रक्चर और फेज के बीच में। माइक्रोस्ट्रक्चर अगर एक से ज्यादा फेज होता है तो हम उसको माइक्रोस्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दोस्तों अभी हम सेकेंड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं जो कि इट डिस्क्राइब्स इक्विलिब्रियम एंड कंटीन्यूअस प्रोडक्ट। आयरन कार्बन जो फेज डायग्राम है डिस्क्राइब करता है इक्विलिब्रियम कंटीन्यूअस प्रोडक्ट। जैसे कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट जो हमें ऑस्टेनाइट, लेड-बोराइट, अल्फा फेराइट, गामा आयरन, ये जो हमें मिल रहा था आयरन कार्बन फेज डायग्राम में, वो क्या कंटीन्यूअस एवं इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट कहा जाता है उनको। तो उन सब के बारे में हम आयरन कार्बन फेज डायग्राम में स्टडी करते हैं। ट्रिपल टी डायग्राम में अगर देखें तो इट शोज ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच आर द रिजल्ट्स ऑफ आइसोथर्मल कूलिंग और फास्ट कूलिंग लाइक बेनाइट मार्टेनसाइट। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का जो देखते हैं हम, प्रोडक्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट देखते हैं। मींस एक आइसोथर्मल कूलिंग हम स्टील को करते हैं हीट करके। आइसोथर्मल कूलिंग मींस सेम टेम्परेचर में होल्ड करना और उसके बाद से कूल करना इज आइसोथर्मल कूलिंग। तो अगर स्टील को हम हीट करते हैं उसके बाद से उसको उसका टेम्परेचर मींस उसको कूल करते हैं और एक टेम्परेचर पे उसको होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद से कूल करते हैं, तो वो आइसोथर्मल कूलिंग कहलाता है। तो उस दौरान स्टील का फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फेज से दूसरा फेज पे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फेजेस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टील का। तो जो आइसोथर्मल कूलिंग एवं फास्ट कूलिंग, जैसे कि फास्ट कूलिंग मींस डायरेक्टली स्टील को गर्म किए और पानी में डुबो दिए या फिर ऑयल में डुबो दिए, तो वो फास्ट कूलिंग हो गया है। तो उस तरीका से जो प्रोडक्ट्स बनता है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट आइसोथर्मल कूलिंग एवं फास्ट कूलिंग के चलते, तो उस प्रकार उसका प्रोडक्ट को हम ट्रिपल टी डायग्राम पे स्टडी करते हैं। जो फास्ट कूलिंग का जो माइक्रोस्ट्रक्चर का एग्जांपल है बेनाइट मार्टेनसाइट। बात करें अगर तीसरा डिफरेंस की, तो इट इज द प्लॉट बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस कार्बन परसेंटेज। दोस्तों ये तो हमें क्लियर है कि इसमें एक वाई एक्सिस में टेम्परेचर होता है, एक्स एक्सिस में कार्बन परसेंटेज रहता है। और थर्ड पॉइंट की ट्रिपल टी डायग्राम की बात करें तो इट इज द प्लॉट बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस लॉगरिथम ऑफ टाइम। इसमें वाई एक्सिस पे टेम्परेचर होता है, एक्स एक्सिस में लॉगरिथम ऑफ टाइम होता है। चौथा डिफरेंस की अगर बात करें तो इट इज एन इक्विलिब्रियम डायग्राम। जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम है इक्विलिब्रियम डायग्राम है और ट्रिपल टी डायग्राम जो है नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम है। तो ये इक्विलिब्रियम डायग्राम काफी बार आ रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हर एक वर्ड को मैं जो बोल रहा हूं ये हर एक वर्ड में ही जो इक्विलिब्रियम का मीनिंग छुपा है। इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है किसी भी प्रोसेस का या फिर किसी भी सिस्टम का। इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है किसी भी प्रोसेस का या एक सिस्टम का जिसका प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और जो कॉन्सेंट्रेशन ये समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, तो उस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। दोबारा बोलता हूं दोस्तों, इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है एक सिस्टम का या फिर एक प्रोसेस का जिसका प्रॉपर्टीज टेम्परेचर, प्रेशर, जो कंसेंट्रेशन है ये सब समय के साथ चेंज नहीं होता है, तो वो वाला स्टेट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसा कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट को अगर हमें पता है कि 723 के अबव में 0.8% कार्बन के ऊपर में अगर हम हीट करते हैं तो हमें ऑस्टेनाइट मिलेगी। हमें अगर वो थोड़ा सा 723 डिग्री सेल्सियस के अबव एंड 0.8% कार्बन मिला के हम हीट करके रखते हैं, कितना भी हम टाइम उसको रखेंगे
उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी, वो ऑस्टेनाइट ही रहेगी। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होता है या फिर स्टेट होता है उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम ट्रिपल टी डायग्राम यूटेक्टोइड स्टील के लिए किस प्रकार से बनाते हैं वो सीखते हैं। दोस्तों अब हम बनाना सीखेंगे ट्रिपल टी डायग्राम यूटेक्टोइड स्टील के लिए। तो दोस्तों पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं यूटेक्टोइड जो कंपोजिशन वाला पार्ट था आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम को, उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, तभी जाके हमें थोड़ा इजीली यूटेक्टोइड स्टील के लिए या फिर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए भी जो ट्रिपल टी डायग्राम हम बनाएंगे इजीली रिलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप याद कीजिए और मैं उसका बनाना चालू करता हूं। तो दोस्तों हम देखे थे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर होता है, यूटेक्टोइड जो पॉइंट होता है वो होता है 723 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हमें पता है कि 910 डिग्री सेल्सियस से एक 0.025% कार्बन तक एक लाइन आता था, फिर एक लाइन ऐसा ही जाके टच करता था 0.008% पे। तो हम ये पढ़े हैं ऑलरेडी, ये एक्स एक्सिस जो होता है कार्बन परसेंटेज के लिए होता है, और यहाँ से जैसे एक स्ट्रेट लाइन जाता था जो कि सीमेंटाइट में वहां पे जाके टच करता था दोस्तों, और यहाँ से एक लाइन आता था और ये 0.8 जो परसेंट कार्बन है, 0.8 जो कार्बन परसेंटेज है वहां तक आता था। और यहाँ से फिर एक लाइन जाता था जो कि 1147 जो टेम्परेचर है उसको जाके टच करता था। तो दोस्तों हमें पता भी है किस प्रकार से हम जो फेजेस को लिखते हैं, हमें पता है ये वाला जो है ऑस्टेनाइट रीजन है ना दोस्तों, और ऑस्टेनाइट रीजन ये वाला है, तो इसके लेफ्ट साइड में हमें ये वाला अल्फा फेराइट का रीजन है दोस्तों, हमें पता है, और इसके बीच में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट राइट हम देख के याद रखते थे, तो अल्फा प्लस ऑस्टेनाइट यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर ऑस्टेनाइट प्लस राइट साइड में क्या है, सीमेंटाइट है। तो इस वाला रीजन पे हमें ऑस्टेनाइट एवं सीमेंटाइट का डुअल फेस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और ये वाला जो पॉइंट है इसको, ये वाला जो पॉइंट है इसको यूटेक्टोइड पॉइंट बोलते हैं, है ना दोस्तों। और यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, यूटेक्टोइड रिएक्शन, यूटेक्टोइड रिएक्शन, है ना दोस्तों। तो जो यूटेक्टोइड रिएक्शन क्या होता है, वो ऑस्टेनाइट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है कूलिंग करने से। हम यहाँ पर कूलिंग के लिए बात कर रहे हैं, ट्रिपल टी डायग्राम जो है कूलिंग के लिए ही लिया जाता है ना दोस्तों। तो कूलिंग के लिए हम ले रहे हैं, तो ऑस्टेनाइट जैसे ही कूल करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है, एक तो अल्फा फेराइट में और एक तो Fe3C सीमेंटाइट में, है ना दोस्तों। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं परलाइट। दोस्तों आपको याद होगा, हम ये अच्छे से स्टडी किए हैं। तो ये वाला जो लाइन है वो परलाइट का लाइन है, जो कि अल्फा प्लस Fe3C का है, कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों। तो ये वाला यूटेक्टोइड पॉइंट है और यूटेक्टोइड रिएक्शन है। और ये वाला जो लाइन है हम पढ़े थे, इसको A1 लाइन बोलते हैं, या फिर यूटेक्टोइड टेम्परेचर लाइन बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर या फिर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, बहुत सारे नामों से A1 जो है ये लाइन हम जानते हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा इसमें देखते हैं, जो ऑस्टेनाइट होता है वो होता है FCC स्ट्रक्चर होता है, FCC स्ट्रक्चर होता है ना दोस्तों। और जो अल्फा फेराइट होता है वो BCC स्ट्रक्चर होता है, BCC। और जो Fe3C होता है वो होता है ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक, है ना दोस्तों, ऑर्थोरोम्बिक होता है। और अगर बात करें ऑस्टेनाइट का जो कार्बन परसेंटेज होता है वो होता है 0.8%, यूटेक्टोइड स्टील के लिए 0.8% कार्बन होता है ऑस्टेनाइट में। और अल्फा फेराइट में कितना होता है कार्बन, 0.008
0 to 5% कार्बन होता है, यह हमें पता है। और Fe3C का जो कार्बन परसेंटेज मैक्सिमम होता है वो 6.67% कार्बन। तो दोस्तों आपको अभी याद आ गया होगा कि यूटेक्टोइड जो लाइन कौन सा है और किसको यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। तो इस जो 0.8% वाला कार्बन जो स्टील होता है उसको यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। और हमें दोस्तों पता है कि 0.8 का जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इसको हाइपो यूटेक्टोइड स्टील कहा जाता है। और इस वाला रीजन को 2.1% तक कार्बन इसको हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कहा जाता है ना दोस्तों। तो अब हम ट्रिपल टी डायग्राम सीखते हैं यूटेक्टोइड स्टील के लिए। दोस्तों जो ट्रिपल टी डायग्राम बनाना बहुत ही इजी होता है, तो इसको हम इतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। तो आप जस्ट देखिए उसको और आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बहुत ही क्रिटिकल नहीं है। तो दोस्तों कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो ट्रिपल टी डायग्राम यूटेक्टोइड स्टील के लिए जो वाई एक्सिस होगा दोस्तों, यहाँ पर जो वाई एक्सिस होगा वो फिर से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा ना दोस्तों। और जो एक्स एक्सिस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा लॉगरिदम ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें इसको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को यहाँ पर मिला देते हैं, एक बॉक्स के फॉर्म में इसको बनाते हैं ट्रिपल टी डायग्राम को। और इसको भी यहाँ पर एक्स एक्सिस को जोड़ देंगे, है ना दोस्तों। ये पहला जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पर होता है टेम्परेचर होता है जो कि डिग्री सेल्सियस में होता है। और एक्स एक्सिस पे होता है लॉगरिदम स्केल पर टाइम होता है, लॉग टी। दोस्तों लॉगरिदम ऑफ टाइम पे क्यों ट्रिपल टी डायग्राम को लिया जाता है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो जब भी हमें कोई बड़ा डाटा को कंट्रैक्टेड फॉर्म में दिखाना रहता है तो हम लॉगरिदम स्केल का यूज करते हैं। ट्रिपल टी डायग्राम कई बार देखा जाता है कि कई दिनों तक भी होता है। तो उस केस में अगर सिंपल हम लोग स्केल यूज करेंगे 10 सेकेंड 1 घंटा का, तो जो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डायग्राम हो जाएगा। तो जब भी एक बड़ा डाटा को कंट्रैक्टेड फॉर्म में दिखाना रहता है तो हम लॉगरिदम स्केल का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर लॉगरिदम स्केल का यूज हुआ है, जो कि यहाँ पर 10 के रेस्पेक्ट पे होता है, हमें पता है। तो टाइम को हम यहाँ पर पहले डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 to the power 0 होगा, जो कि 0 सेकंड होगा। और यहाँ पर कुछ आएगा 10 to the power 1, दैट इज 10 सेकेंड है। और यहाँ पर आएगा 10 to the power 2, दैट इज 100 सेकेंड। और यहाँ पर आएगा 10 to the power 3, जो कि 1000 सेकेंड है। फिर 10 to the power 4 सेकेंड आएगा। और फाइनली 10 to the power 5 सेकेंड तक हमें दिखाना है दोस्तों। ये सेकेंड पे होगा, सेकेंड, है ना दोस्तों। और कुछ टेम्परेचर को हमें याद रखना है। सबसे पहले तो हमें जो यूटेक्टोइड टेम्परेचर है उसको ड्रॉ कर लेना है, जो कि 723 डिग्री सेल्सियस का होता है, हमें पता है। ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर इसको बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, हम जानते हैं। तो इसको मैं अभी लिख लेता हूं फिलहाल के लिए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके दोस्तों। तो और कुछ टेम्परेचर को हमें याद रखना है यूटेक्टोइड स्टील के लिए।
जैसे कि सबसे पहले 550 जो कि नोज टेम्परेचर होता है, जानेंगे नोज क्या है। तो ये वाला जो है 550 है ना दोस्तों। और हमें जो याद रखना है 240 को एक याद रखना है, 240 और 50 है ना दोस्तों। ये मानते हैं ये जो है 240 डिग्री सेल्सियस है और ये जो है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर कुछ आएगा 100 आएगा, तो बाकी उसके बाद से हम इसको मार्क कर सकते हैं 100, फिर यहाँ पर 300 आएगा ना दोस्तों, और यहाँ पर 400 आएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ 400, और 550 उसके बाद से फिर दोस्तों ये वाला 723 डिग्री सेल्सियस है, और उसके बाद से फिर यहाँ पर कुछ आएगा 600 और यहाँ पर आएगा 700 है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें डायग्राम बनाना है, और उसके बाद से फिर हम जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कर्व हम ड्रॉ करेंगे। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को ड्रॉ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट और ट्रांसफॉर्मेशन जो एंड होता है वो दोनों कर्व को हम ड्रॉ करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट वाला को यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक सी कर्व बनाएंगे 550 को मद्देनजर रखते हुए। यहाँ पर उसका जो सी का जो नोज होता है ना वो 550 को के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ से लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन साथ, और 550 पे ये मुड़ जाएगा, ऐसा 550 डिग्री सेल्सियस पे मुड़ जाएगा, और ये जाके 240 जो लाइन है उसके साथ मिल जाएगा। यस दोस्तों, उसके बाद से फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड होगा वो लाइन को भी हमें शो करना है, जो कि पैरेलल होगा इसके साथ ही, एक कर्व होगा सी कर्व, और वहां पर जाके टच कर लेगा, है ना दोस्तों। और ये बीच में एक 50% ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक लाइन हमें डॉटेड लाइन खींचना है। इस प्रकार से 50% लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे, और ये वाला जो है 50 वाला इसको भी एक लाइन खींच लेंगे, इसको नीचे में यहाँ पे टच कर लेंगे दोस्तों। ये 723 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर स्टिल जो रहता है वो ऑस्टेनाइट होता है, ऑस्टेनाइट के फॉर्म में होता है, गामा जिसको बोलते हैं, ऑस्टेनाइट लिख लेता हूँ, ऑस्टेनाइट। है ना, ये कैसा होता है, ये स्टेबल होता है, यहाँ पर मैं स्टेबल लिख लेता हूँ, स्टेबल, यहाँ पर स्टेबल फॉर्म में ऑस्टेनाइट होता है ना दोस्तों। स्टेबल बोलना है मीन्स, स्टेबल ऑस्टेनाइट मीन्स जो ऑस्टेनाइट है हमें पता है कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट है, जैसे ही हम उसको उतना टेम्परेचर देंगे तो जितना भी समय हम चाहे उसको रखेंगे तो वो ऑस्टेनाइट ही रहेगा, तो इसलिए उसको स्टेबल बोला जाता है। जैसे ही लोअर क्रिटिकल के टेम्परेचर नीचे आता है ऑस्टेनाइट अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो रेडी होता है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा इसको लिख लेते हैं। ये वाला जो कर्व है ये है TS मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट लाइन बोल सकते हैं, और ये वाला जो है ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश, है ना दोस्तों। आप उसको नोट बनाइएगा, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश मीन्स यहाँ से जो ऑस्टेनाइट है यहाँ पर भी ऑस्टेनाइट होगा दोस्तों, यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी ऑस्टेनाइट होगा, और ये कैसा रहेगा लेकिन यहाँ पर अनस्टेबल होगा, है ना दोस्तों, यहाँ पर अनस्टेबल होगा। तो जो स्टील है वो जैसे हम उसको कूल करेंगे तो कूल करने से एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑस्टेनाइट का,
यूटेक्टोइड स्टील के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हम गर्म करेंगे तो हमें ऑस्टेनाइट मिलेगा 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और जैसे वो स्टेबल हो जाएगा उसके बाद हम नीचे जैसे उसको कूल करेंगे तो ऑस्टेनाइट अनस्टेबल हो जाएगा और एक दूसरा फेज में ट्रांसफर होने के लिए चाहेगा। तो यहाँ पर उसका जो ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पर आके ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होगा। नीचे हम टाइम दिखा रहे हैं, तो टाइम कितना टाइम हम उसको होल्ड करके रखेंगे तो उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये नीचे वाला टाइम बता रहा है। और ये वाला हमें पता है कि 50% ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, इसको 50% ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोलते हैं। जो ब्लैक डॉटेड लाइन है वो 50% ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है। दोस्तों आप थोड़ा सा किताबें वाली बात कर लेते हैं कि जैसे किताबों में दिया जाता है कि कुछ यूटेक्टोइड स्टील जो कि 0.8% कार्बन वाला स्टील को हम 5-6 मान लीजिए लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, ऑस्टेनाइट फेज में उसको होल्ड करते हैं, उसके बाद से उसको कूल करते हैं, धीरे धीरे कूल करते हैं और एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसको होल्ड करते हैं। तो क्या होगा, ऑस्टेनाइट जो है, ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा दूसरे फेज में। तो ये ट्रिपल डी डायग्राम वो जो ट्रांसफॉर्म होता है दूसरे फेज को वो शो कर रहा है। तो दोस्तों उसका हम ऐसा देखते हैं कि मान लीजिए कि कुछ स्टील 5-6 स्टील को हम गर्म किए हैं और उसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक स्टील को हम, ये 800 डिग्री का लाइन है, मान लीजिए ये 800 डिग्री का लाइन है 800, तो 800 पे हम होल्ड किए और होल्ड करके फिर हम उसको धीरे धीरे स्टील को कूल करना चालू करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे कूल करना चालू करते हैं, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर फिर उसको होल्ड कर दिए, है ना दोस्तों। ये टेम्परेचर मान लीजिए ये 700 के ऊपर वाला टेम्परेचर है, 700 से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पर जो लाइन होगा ना वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। दोस्तों याद रखिएगा, मीन्स हम एक ही टेम्परेचर में होल्ड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हो गया उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट और यहाँ पर होगा ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश। यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल ऑस्टेनाइट है, अनस्टेबल जो ऑस्टेनाइट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा दूसरे फेजेस में, है ना दोस्तों। तो ये पैरेलल लाइन होगा। तो अगर 700 के ऊपर हीट करते हैं तो हमें जो माइक्रोस्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्टील का ऑस्टेनाइट से, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पूरा, अगर हम यहाँ तक होल्ड करते हैं कुछ टाइम, सर्टेन टाइम तक, तो हमें जो मिलेगा स्ट्रक्चर मिलेगा वो कोर्स परलाइट मिलेगा, कोर्स परलाइट, है ना। ये एक माइक्रो स्ट्रक्चर है परलाइट। हमें पता है कि परलाइट क्या है, अल्फा फेराइट प्लस Fe3C। ये भी अल्फा फेराइट प्लस Fe3C होगा, लेकिन थोड़ा सा माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज रहेगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा भी बात करते हैं, ये नोज टेम्परेचर होता है, इसको नोज बोला जाता है, नोज, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है नी लिखा जाता है, तो नोज नी दोनों ओके है इसके लिए। तो दोस्तों ये जो 550 लाइन है इसको भी हम थोड़ा एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 550 के जो ऊपर जो माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगी वो परलाइट की माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगी हमें, परलाइट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परलाइट। और नीचे जो माइक्रोस्ट्रक्चर मिलता है नोज के नीचे, तो हमें बेनाइट मिलता है, बेनाइट माइक्रोस्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्या, बेनाइट माइक्रोस्ट्रक्चर, है ना दोस्तों। तो दोस्तों एक स्टील को हम अभी ठंडा कूल किए और आइसोथर्मली उसको हीट किए, मीन्स होल्ड किए टेम्परेचर को कुछ 700 डिग्री ऊपर, तो हमें कोर्स परलाइट मिला। तो और एक स्टील को हम अभी कूल करेंगे स्टील सैंपल को। तो हम मान लीजिए ये जस्ट जो नोज है, नोज के ऊपर यहाँ पर लाके वो स्टील को होल्ड कर दिए। और यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन एक खींचते हैं जो कि एक्स एक्सिस के साथ रहेगा। ये वो दर्शा रहा है कि एक सेम टेम्परेचर में हम होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना, जस्ट नोज के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर हमें जो माइक्रोस्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो फाइन परलाइट की स्ट्रक्चर, माइक्रोस्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, है ना दोस्तों।
और एक स्टील सैंपल को हम कूल करते हैं। हम तो 5-6 सैंपल को हीट किए हैं, तो और एक सैंपल को, स्टील सैंपल को कूल करते हैं, तो उसको सडन कूलिंग कर देंगे हम और जस्ट नोज के नीचे इसको होल्ड कर देंगे। तो फिर जो ऑस्टेनाइट है यहां से फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होगा। और हमें पता है नीचे वाला जो रीजन होता है नोज का, वो बेनाइट का रीजन होता है। तो हमें जो नोज के जस्ट बिलो पोर्शन है वहां पर क्या मिलेगा, अपर बेनाइट, अपर बेनाइट, बेनाइट में नहीं लिखता हूं, इसको आप याद रखिएगा, अपर बेनाइट। और एक स्टील को कूल करते हैं वैसा ही थोड़ा रैपिडली कूल करेंगे ना दोस्तों। फिर जस्ट ये नोज के जो नीचे हम इसको कूल करेंगे, काफी नीचे नोज के कूल करेंगे, तो यहां से फिर ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो यहां से ट्रांसफॉर्मेशन चालू होकर यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होगा ऑस्टेनाइट का। तो यहां से ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होकर यहां पर फिनिश हो रहा है। तो यहां पर नीचे जो रहेगा, जो नोज के काफी नीचे है ना, तो वहां पर हमें लोअर बेनाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा, लोअर बेनाइट। नीचे जो हमें माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा वो लोअर बेनाइट की माइक्रोस्ट्रक्चर मिलने वाली है। दोस्तों बात करें, अगर हम रैपिड कूलिंग करते हैं, मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पे स्टील को लेके नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली उसको रैपिडली कूल कर लेंगे, लाइक ऑयल पे डुबा दिए या फिर पानी में डुबा दिया स्टील सैंपल को, तो वो हो गया रैपिड कूलिंग, या फिर उसको क्वेंचिंग बोलते हैं। तो हम क्वेंचिंग करते हैं दो स्टील को, एक तो हम ऐसा एक डायरेक्टली क्वेंच कर देंगे, ऐसा पानी में डुबो दिए, है ना दोस्तों, पानी में डुबो दिए, और एक जो कूल करेंगे थोड़ा सा स्लो रेट पे कूल करेंगे, मीन्स जो उसका जो कूलिंग रेट होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का, जो सी कर्व का जो नोज है, नोज को जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ करता हुआ नीचे आएगा, नीचे आएगा, है ना दोस्तों। और एक चीज दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये जो लाइन है 240 का लाइन होता है, वो मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन होता है, मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन होता है। और ये बीच वाला जो होता है 50% मार्टेनसाइट, 50% मार्टेनसाइट, एम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 50% मार्टेनसाइट वाला ये लाइन है। और यहाँ पर मार्टेनसाइट जो है 100% मार्टेनसाइट हो जाएगा, ये मार्टेनसाइट का फिनिश लाइन है 50 डिग्री पे। तो नीचे हमें मार्टेनसाइट ही देखने के लिए मिलेगा, 50 के नीचे मार्टेनसाइट, है ना दोस्तों। तो हम रैपिडली कूल किए तो हमें क्या मिलेगा, मार्टेनसाइट मिलेगा। रैपिडली कूल कर रहे हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन कर्व में हम नहीं जा रहे, हम डायरेक्टली कूल कर देना, तो हमें मार्टेनसाइट मिल जाएगा। तो दोस्तों जो ये ए वाला कर्व है, मान लीजिए ये वो जो पहला बहुत ही ज्यादा कूलिंग रेट से किया, ये ए कर्व है, ए कूलिंग कर्व है। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ करता हुआ नोज से आ रहा है, ये बी कूलिंग कर्व है। तो जो ये ए कूलिंग कर्व है, अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो इसमें जो हमें मार्टेनसाइट माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें काफी डिस्टर्शन होंगे और काफी इंटरनल स्ट्रेसेस होंगे। अगर हम कूलिंग कर्व बी को फॉलो करते हैं, जो कि टेंजेंट ड्रॉ करता हुआ नोज से आकर मार्टेनसाइट बनता है, तो वो जो मार्टेनसाइट मिलेगा उसमें बहुत ही कम डिस्टर्शन होंगे और जो इंटरनल स्ट्रेसेस होंगे बहुत ही कम होंगे। तो कूलिंग कर्व बी को बोला जाता है क्रिटिकल कूलिंग रेट। तो क्रिटिकल कूलिंग रेट को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं क्रिटिकल कूलिंग रेट। मैं यहां पर आपके लिए लिख लेता हूं, क्रिटिकल कूलिंग रेट, critical cooling rate is the rate which gives martensite microstructure with lesser internal stresses
एंड डिस्टॉर्शंस, है ना दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा, क्रिटिकल कूलिंग रेट जो होता है उससे हमें मार्टेनसाइट तो मिलती है इसमें, लेकिन जो डिस्टॉर्शन और इंटरनल स्ट्रेसेस होता है वो काफी कम होता है। तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है उसको नोज बोलते हैं। तो दोस्तों और जो यहाँ से कुछ जो टाइम लेता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ टाइम लेता है ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। ऐसा नहीं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तुरंत ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ टाइम लेता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए जो टाइम लेता है ना, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड को आप जो यहाँ से आप लेकर यहाँ तक मान सकते हैं, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान सकते हैं। ये जो टाइम ले रहा है स्टार्ट होने के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए वो टाइम को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो इंक्यूबेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, दो टाइम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ओके दोस्तों, तो इस तरह से डिफाइन करना है। और ये वाला जो नोज से लेकर यहां तक होता है, रेड से ही करता हूं, तो नोज से जो नीचे तक आता है यहां तक टच होता है जो लाइन, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन लाइन बोलते हैं दोस्तों, इंक्यूबेशन लाइन। है ना दोस्तों। तो हम रैपिडली कूल किए तो हमें क्या मिलेगा, मार्टेनसाइट मिलेगा। रैपिडली कूल कर रहे हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन कर्व में हम नहीं जाकर हम डायरेक्टली कूल कर देना तो हमें मार्टेनसाइट मिल जाएगा। तो दोस्तों जो ये ए वाला कर्व है, मान लीजिए ये वो जो पहला बहुत ही ज्यादा कूलिंग रेट से किया, ये ए कर्व है, ए कूलिंग कर्व है। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ करता हुआ नोज से आ रहा है, ये बी कूलिंग कर्व है। तो जो ये ए कूलिंग कर्व है, अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो इसमें जो हमें मार्टेनसाइट माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा उसमें काफी डिस्टॉर्शन होंगे और काफी इंटरनल स्ट्रेसेस होंगे। अगर हम कूलिंग कर्व बी को फॉलो करते हैं, जो कि टेंजेंट ड्रॉ करता हुआ नोज से आकर मार्टेनसाइट बनता है, तो वो जो मार्टेनसाइट मिलेगा उसमें बहुत ही कम डिस्टॉर्शन होंगे और जो इंटरनल स्ट्रेसेस होंगे बहुत ही कम होंगे। तो कूलिंग कर्व बी को बोला जाता है क्रिटिकल कूलिंग रेट। तो क्रिटिकल कूलिंग रेट को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं क्रिटिकल कूलिंग रेट। मैं यहां पर आपके लिए लिख लेता हूं, क्रिटिकल कूलिंग रेट, क्रिटिकल कूलिंग रेट is the rate which gives martensite microstructure with lesser internal stresses and distortions, है ना दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा, क्रिटिकल कूलिंग रेट जो होता है उससे हमें मार्टेनसाइट तो मिलती है इसमें, लेकिन जो डिस्टॉर्शन और इंटरनल स्ट्रेसेस होता है वो काफी कम होता है। तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है उसको नोज बोलते हैं। तो दोस्तों और जो यहाँ से कुछ जो टाइम लेता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ टाइम लेता है ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। ऐसा नहीं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तुरंत ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ टाइम लेता है
ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए जो टाइम लेता है ना, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड को आप जो यहाँ से आप लेकर यहाँ तक मान सकते हैं, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान सकते हैं। ये जो टाइम ले रहा है स्टार्ट होने के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए वो टाइम को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो इंक्यूबेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, दो टाइम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ओके दोस्तों, तो इस तरह से डिफाइन करना है। और ये वाला जो नोज से लेकर यहां तक होता है, रेड से ही करता हूं, तो नोज से जो नीचे तक आता है, यहां तक टच होता है जो लाइन, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन लाइन बोलते हैं दोस्तों, इंक्यूबेशन लाइन। है ना दोस्तों। मार्टेनसाइट का जो टेम्परेचर होता है, अब हम वो लिख लेते हैं। तो मार्टेनसाइट हमें जो मिलेगा, मार्टेनसाइट वो कितना टेम्परेचर पे मिलता है, तो नॉर्मली 50 से लेकर 240 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें मार्टेनसाइट देखने को मिलती है। और अपर बेनाइट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 400 से 400 टू 550, है ना। और लोअर बेनाइट जो होता है वो 240 टू 400, ये रेंज होता है। और कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट का जैसे ही थोड़ा सा नोज के ऊपर देखेंगे तो फाइन परलाइट मिलेगी, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के जस्ट थोड़ा सा बिलो कोर्स परलाइट मिलेगी। तो दोस्तों ये था ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कि इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्टील का, और इम्पैक्टर्ड स्टील का ऑस्टेनाइट फेज से दूसरा माइक्रो स्ट्रक्चर में। और एक दोस्तों पॉइंट मैं बताना भूल गया कि अगर कभी हम एक कर्व, कूलिंग कर्व फॉलो करते हैं और बाय मिस्टेक हम ये 50% वाला लाइन तक ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद से फिर हम कूल कर लेंगे ना, मान लीजिए उसके बाद से हम कूल कर लेते हैं, तो हमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा वो 50% वाला माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा। मीन्स 50% ऑस्टेनाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा और 50% परलाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना दोस्तों। ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलता है, जिसके वजह से हमें वो डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज की हमें स्टील यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, ये सब जब जो मिलता है, बेनाइट, लोअर बेनाइट, ये सब जो मिलता है उसको थोड़ा सा हम जानते हैं कि किस प्रकार से मिलता है। जो कोर्स परलाइट को जो मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है। कोर्स परलाइट मिलने के लिए हमें क्या करना होगा, काफी स्लो रेट पे कूलिंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी स्लो कूलिंग हुआ है। मीन्स देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टार्ट लाइन है वो काफी बड़ा है, तो यहाँ पर हमें काफी स्लोली कूल करना पड़ेगा कोर्स परलाइट पाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फर्नेस कूलिंग करेंगे। कोर्स परलाइट के लिए क्या करेंगे, फर्नेस कूलिंग करेंगे, फर्नेस कूलिंग। तो इस फर्नेस कूलिंग का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अनीलिंग। इससे हमें क्या मिलेगा, अनीलिंग से कोर्स परलाइट, कोर्स परलाइट। नेक्स्ट हमें फाइन परलाइट अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो उसको भी, उसका भी जो कूलिंग रेट है काफी स्लो रहेगा, तो हम एयर कूलिंग करेंगे, है ना। फाइन परलाइट के लिए हम एयर कूलिंग करेंगे, और इसका नाम होता है, एयर कूलिंग जो होता है उसको नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं,
नॉर्मलाइजिंग, इसमें हमें क्या मिलेगा, फाइन परलाइट। दोस्तों उसके बाद से अपर बेनाइट के लिए हम क्या करते हैं, रैपिड इंटरप्टेड क्वेंचिंग इसको बोलते हैं, इंटरप्टेड क्वेंचिंग, है ना। मीन्स क्वेंचिंग कर दिए और उसके बाद से टेम्परेचर में उसको होल्ड किए, और है ना दोस्तों, टेम्परेचर मतलब अपर बेनाइट पाने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म करके फिर हम तुरंत उसको क्वेंच कर दे, फिर एक टेम्परेचर पे जस्ट 550 के बिलो उसको फिर होल्ड कर देंगे, तो हमें अपर बेनाइट मिलेगा। जो इंटरप्टेड क्वेंचिंग है इसको क्या बोला जाता है टेक्निकली, इसको बोला जाता है ऑस टेम्परिंग। ऑस टेम्परिंग में हमें कैसा मिलेगा, अपर बेनाइट, है ना दोस्तों, अपर बेनाइट। अब मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो लोअर बेनाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोअर बेनाइट के लिए हीटिंग आफ्टर क्वेंचिंग करना पड़ेगा, हीटिंग आफ्टर क्वेंचिंग, है ना दोस्तों। लोअर बेनाइट के लिए हम तो पहले हीट किए और तुरंत क्वेंचिंग करेंगे, क्वेंचिंग करके ठंडा करके फिर उसको जो ठंडा करेंगे तो हमें मार्टेनसाइट मिलेगा, हमें पता है 50 के नीचे आ जाएगा तो मार्टेनसाइट मिलेगा। तो फिर वो जो मार्टेनसाइट वाला स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर है, उसको फिर से हम हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग करके फिर होल्ड करेंगे तो हमें एक दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा, कौन सा, तो लोअर बेनाइट मिलेगा हमें। लोअर बेनाइट से पहले प्रोसेस को हम लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परिंग, बोलते हैं हीटिंग आफ्टर क्वेंचिंग, है दोस्तों, टेम्परिंग, इसको बोला जाता है टेम्परिंग। और इसमें हमें क्या मिलता है, लोअर बेनाइट, लोअर बेनाइट मिलती है ना दोस्तों। और फाइनली हमें पता है क्वेंचिंग करने से डायरेक्टली वाटर में क्वेंच कर दे या फिर ऑयल पे क्वेंच कर दिए तो हमें मार्टेनसाइट मिलेगी। तो क्वेंचिंग वाटर की हो सकता है, ऑयल की हो सकता है, तो हमें क्या मिलेगी, मार्टेनसाइट। जी हाँ दोस्तों अब हम जो ये माइक्रोस्ट्रक्चर हमें मिल रहा है उसका जो हार्डनेस होता है रॉकवेल हार्डनेस स्केल पे, वो भी हम याद रख लेते हैं। वो किस प्रकार से हम याद रखेंगे कि बहुत इजी है। तो 15, 30, 45, 55, 65, तो 15 के गुणज के रूप में आप ले सकते हैं। तो कोर्स पर लाइट का होता है HRC, है ना, रॉकवेल हार्डनेस स्केल बोलते हैं HRC को, है ना। तो क्या रहेगा, 15 रहेगा कोर्स पर लाइट के लिए, है ना दोस्तों। फाइन पर लाइट के लिए फिर 30, 15 दूनी 30, फिर अपर बेनाइट के लिए 45 और लोअर बेनाइट के लिए हमें 55 और मार्टेनसाइट के लिए 65, है ना दोस्तों। 45 के बाद 55, 65 होता है रॉकवेल हार्डनेस स्केल पर जो हार्डनेस होता है डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर का, है ना दोस्तों। तो ये था किस प्रकार के यूटेक्टोइड स्टील का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम जाने। तो दोस्तों अब हम और थोड़े डिटेल्स जाते हैं, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बताया था हम पूरे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं ये जो सी कर्व ऐसा बनता क्यों है। तो दोस्तों इसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं कुछ हिस्सा। तो दोस्तों ये जो सी कर्व को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्री एनर्जी के बारे में जानना होगा, जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है, और न्यूक्लिएशन रेट, ग्रोथ रेट के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। दोस्तों जो न्यूक्लिएशन रेट और ग्रोथ रेट होता है उसका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है। उससे पहले तो हमें यह जानना होगा कि एक अगर हम मटेरियल, सॉलिड मटेरियल को फेज ट्रांसफॉर्मेशन का हो रहा है तो क्या होता है उसके अंदर में, जो फेज कैसे ट्रांसफॉर्म होता है।
तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि नया न्यूक्लियाई फॉर्म होता है। न्यूक्लियाई मतलब नया नया छोटे छोटे पार्टिकल का फॉर्मेशन होना, इसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियाई ऐसा फॉर्मेशन होगा और ये जो न्यूक्लियाई धीरे धीरे ग्रो करेंगे, है दोस्तों, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। इस प्रकार से फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो जो ये न्यूक्लियाई का बनना, जो नया पार्टिकल्स का बनना, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएशन प्रोसेस, है ना दोस्तों। जो न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लिएशन प्रोसेस। और जो ग्रोथ होता है, न्यूक्लियाई का ग्रोथ होता है, बड़ा होता है पार्टिकल, उसको बोला जाता है ग्रोथ, है ना, उसको बोला जाता है ग्रोथ बोला जाता है। और जो किस रेट से न्यूक्लिएशन हो रहा है, मींस न्यूक्लियाई पार्टिकल्स किस रेट से बन रहे हैं, उस प्रोसेस को न्यूक्लिएशन प्रोसेस बोलते हैं। और किस रेट से वो ग्रोथ हो रहा है, न्यूक्लियाई ग्रोथ हो रहे हैं, बड़ा हो रहा है साइज में, उसको बोला जाता है ग्रोथ रेट। दोस्तों यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं जो न्यूक्लिएशन रेट और जो ग्रोथ रेट है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं, एक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस में हम दोनों लेते हैं न्यूक्लिएशन रेट। न्यूक्लिएशन रेट को बोला जाता है, आई से डिनोट किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आई। और ग्रोथ रेट को क्या लिखा जाता है? जी लिखा जाता है। तो एक्स एक्सिस पे हम न्यूक्लिएशन रेट और ग्रोथ रेट को लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे? वाई एक्सिस पे हम लेंगे टेम्परेचर। दोस्तों जब भी एक लिक्विड से सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो किस प्रकार से न्यूक्लिएशन फॉर्मेशन होता है, फिर ग्रो करता है, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसका हम देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों। न्यूक्लिएशन रेट, ग्रोथ रेट, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है उसका डायग्राम हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट है, सॉलिड का लिक्विड पॉइंट है, उसके ऊपर लिक्विड होता है और इसके नीचे सॉलिड बनना चालू होता है। सॉलिड बनने का प्रोसेस क्या होता है कि पहले न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, ग्रोथ होगा, और फिर वो सॉलिड में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो न्यूक्लिएशन रेट और ग्रोथ रेट का रिलेशनशिप जानने के लिए टेम्परेचर के साथ हमें थोड़ा फ्री एनर्जी के बारे में भी जानना होगा। तो फ्री एनर्जी का कर्व कुछ इस प्रकार से होता है। इधर में वाई एक्सिस पे क्या होता है? फ्री एनर्जी होता है जो कि जी से डिनोट किया जाता है, और एक्स एक्सिस पे होता है टेम्परेचर होता है ना दोस्तों। ये फ्री एनर्जी का कर्व हम देख रहे हैं। तो दोस्तों एक लिक्विड से जब सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कुछ फ्री एनर्जी होता है लिक्विड का। मान लीजिए ये लिक्विड का फ्री एनर्जी है और ये जो है सॉलिड का फ्री एनर्जी है। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? वो मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे जो फ्री एनर्जी होता है, ये हम थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं। ये वाला जो है लिक्विड मान लेते हैं, और ये वाला जो होता है सॉलिड होता है, सॉलिड फ्री एनर्जी। तो मेल्टिंग पॉइंट पे जो फ्री एनर्जी होता है वो जीरो होता है, यानी कि डेल्टा जी मीन्स दोनों लिक्विड और सॉलिड का जो फ्री एनर्जी है मेल्टिंग पॉइंट पे जीरो होता है। ये क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर, है ना दोस्तों। और लेफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक हम देखेंगे तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ये जो गैप। और ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। इसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, है ना, ड्राइविंग फोर्स। तो ये ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? सिंपली वो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। लिक्विड फ्री एनर्जी और सॉलिड फ्री एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो ड्राइविंग फोर्स होता है। वो ड्राइविंग फोर्स किसके लिए चाहिए? जो लिक्विड से सॉलिड होगा, सॉलिड होने के लिए जो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, ग्रोथ होगा, उसके लिए क्या कुछ एक फोर्स चाहिए, वो ये ड्राइविंग फोर्स देता है कि न्यूक्लियाई फॉर्मेशन करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए। तो दोस्तों यहां से हम
क्लैरिटी आया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाएंगे तो ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगी। और एक चीज यहाँ पर आती है कि ड्राइविंग फोर्स तो बढ़ेगी, लेकिन जो एटॉमिक अरेंजमेंट होगा, है ना, जो एटॉमिक अरेंजमेंट होगा, मान लीजिए एक लिक्विड से सॉलिड फेज में एटॉमिक जो स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो लिक्विड में हमें पता है कि एटम्स थोड़ा धीरे धीरे दूर दूर होते हैं। जैसे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो एटम्स जो है एकदम नजदीक नजदीक आ जाएंगे, एक नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, है ना दोस्तों। इस प्रकार से लिक्विड से सॉलिड फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, या फिर एटॉमिक जो रीअरेंजमेंट बोलेंगे, या फिर एटॉमिक मोबिलिटी बोलेंगे, एटॉमिक मोबिलिटी या फिर एटॉमिक रीअरेंजमेंट जो होता है वो टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो एटॉमिक जो अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट जो अपने आप को करते हैं नए फेज में, वो बढ़ेगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगी तो एटॉमिक जो रीअरेंजमेंट है या फिर एटॉमिक मोबिलिटी जो है वो घटता है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं। तो जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। मीन्स टेम्परेचर घटेगी तो ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगी, लेकिन एटॉमिक मोबिलिटी या फिर एटॉमिक रीअरेंजमेंट, है ना, एटॉमिक मोबिलिटी में लिख लेता हूं दोस्तों। एटॉमिक मोबिलिटी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एटॉमिक मोबिलिटी कुछ नहीं है, जो लिक्विड फेज में एटम्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर में कुछ अलग जो एटम्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। तो जो एटम्स नया फेज में, जो सॉलिड फेज में अपने आप को एडजस्ट करेंगे, तो उसी को ही एटॉमिक मोबिलिटी कहा जाता है या फिर एटॉमिक रीअरेंजमेंट कहा जाता है नया फेज के लिए, है ना। ये लेकिन टेम्परेचर के साथ समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना दोस्तों। तो ये हमें लेकर चलना है। तो दोस्तों अब हमें पता है कि ड्राइविंग फोर्स जो होता है मेल्टिंग, ये वाला है जो मेल्टिंग टेम्परेचर है Tm, है ना। तो हमें पता है कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है जो मेल्टिंग पॉइंट के पास एकदम कम होता है, तो जो न्यूक्लिएशन रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा। तो हमारा जो कर्व, न्यूक्लिएशन का कर्व बनेगा कुछ इस प्रकार से, कुछ टेम्परेचर तक वो ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगी तो न्यूक्लिएशन रेट भी बढ़ेगी, और उसके बाद से फिर वो ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्राइविंग फोर्स तो ज्यादा होगी, बट ये जो कर्व है वो डाउन हो जाएगा टेम्परेचर की कम होने के साथ। क्यों? क्योंकि आपका एटॉमिक मोबिलिटी या एटॉमिक जो अरेंजमेंट है वो टेम्परेचर के साथ समान रिलेशनशिप रखता है। तो टेम्परेचर कम होगा तो एटम जो अरेंजमेंट का दर है, जो नेक्स्ट फेज में, अगला फेज में जो कन्वर्ट होने के लिए जो एटॉमिक मोबिलिटी चाहिए, उनका जो रेट है वो कम हो जाएगा। इसके वजह से कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा कि पहले ड्राइविंग फोर्स के वजह से न्यूक्लिएशन रेट बढ़ा, फिर न्यूक्लिएशन रेट जो है घट गया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मोबिलिटी घट गया, इसलिए न्यूक्लिएशन रेट घट गया दोस्तों। ठीक है, ये न्यूक्लिएशन रेट है। तो इसको मान लेते हैं ये यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है न्यूक्लिएशन रेट के लिए, TI इसको लिखते हैं, न्यूक्लिएशन रेट टेम्परेचर यहाँ पर मैक्सिमम, है ना। और उसके बाद से फिर हम अगर ग्रोथ रेट को ड्रॉ करेंगे तो ग्रोथ रेट थोड़ा सा नॉर्मली हायर टेम्परेचर पे होता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जो ग्रोथ रेट होगा वो थोड़ा हायर टेम्परेचर पे होगा, है ना दोस्तों। तो जो ग्रोथ रेट होता है थोड़ा सा हायर टेम्परेचर में होता है, मींस हायर टेम्परेचर में ग्रोथ ज्यादा होता है, लोअर टेम्परेचर पे ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है, ग्रोथ रेट कम होता है। अगर हम ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे न्यूक्लिएशन रेट और ग्रोथ रेट का, तो उसका जो कर्व आएगा बीच में उसका कर्व आएगा इस प्रकार से, है ना दोस्तों। तो ये वाला जो है मैक्सिमम, ये TG है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है ग्रोथ रेट के लिए मैक्स है, मैक्सिमम, है ना। तो इस कर्व से हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कि हमें पता चला कि जो ग्रोथ रेट होता है वो ग्रेटर होता है हायर टेम्परेचर पे, किससे? न्यूक्लिएशन रेट से, TI से। हाँ दोस्तों, ये हमें पता चला कि जो ग्रोथ रेट है वो हायर टेम्परेचर पे ज्यादा ग्रो होती है,
और न्यूक्लिएशन रेट जो है थोड़ा कम होता है ना, ये हमें इसको मिला। और ओवरऑल टेम्परेचर के लिए हम ले सकते हैं जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, dx बाई dt, dx अपन dt। तो ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, न्यूक्लिएशन और ग्रोथ रेट दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम दिखाते हैं ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको dx बाई dt से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो dx बाई dt क्या होता है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लिएशन रेट एंड ग्रोथ रेट होता है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट एक जानकारी के लिए आपको मैं ये बता रहा हूं। तो दोस्तों हमें कुछ आइडिया मिला कि ड्राइविंग फोर्स, एटॉमिक मोबिलिटी और ग्रोथ रेट और न्यूक्लिएशन रेट के बारे में हमें पता चला। अब दोस्तों कंपेयर करते हैं ये न्यूक्लिएशन रेट और ग्रोथ रेट के साथ अपना ट्रिपल-टी डायग्राम को। तो दोस्तों इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन लेट से स्टार्ट होता है कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है जो हायर टेम्परेचर पे कम होता है, वो लो टेम्परेचर पे जो है ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होता है। तो हायर टेम्परेचर पे ड्राइविंग फोर्स कम होता है तो न्यूक्लिएशन रेट भी कम होगा। तो इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है हायर टेम्परेचर में, वो थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। न्यूक्लिएशन जो होगा धीरे धीरे होगा, थोड़ा लेट से होगा, है ना दोस्तों। और यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो ड्राइविंग फोर्स बढ़ता है ना दोस्तों। ड्राइविंग फोर्स बढ़ता है तो क्या होता है, फास्ट न्यूक्लिएशन होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है जल्दी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, है ना। और हमें और एक चीज यहाँ से हमें देखने को मिलता है, तो हायर टेम्परेचर में हमें पता है जो ग्रोथ होता है वो फास्टर होता है और न्यूक्लिएशन रेट कम होता है। और लोअर टेम्परेचर पे जो न्यूक्लिएशन रेट होता है वो फास्टर होता है और ग्रोथ रेट जो है थोड़ा स्लो होता है। तो इसीलिए जो अपर वाला पार्ट में जो पेरलाइट रीजन है उसमें कोर्स जो पेरलाइट मिलता है, हमें कोर्स पेरलाइट मिलता है, मींस जो उसके अंदर में ग्रेन होते हैं पेरलाइट में, तो वो बड़ा मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हायर टेम्परेचर पे जो ग्रोथ रेट होता है वो ज्यादा होता है, वो डोमिनेट करता है और न्यूक्लिएशन रेट कम होता है। और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, लो टेम्परेचर में न्यूक्लिएशन रेट डोमिनेट करता है, मींस बहुत ज्यादा न्यूक्लिएशन होगा, बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ग्रोथ रेट कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर फाइन पेरलाइट मिलता है। और सबसे कम जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम लगता है यहाँ पर नोज पर लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर आपका ड्राइविंग फोर्स भी रिजनेबल होता है और आपका एटॉमिक मोबिलिटी या एटॉमिक रीअरेंजमेंट जो होता है वो भी आपका रीजनेबल होता है। इसीलिए यहाँ पर जल्दी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है नोज के पास। दोस्तों फिर हम देखते हैं तो उसके बाद से फिर जो है जो कर्व है फिर से थोड़ा दूर चला जाता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का कर्व है फिर से दूर चला जाता है, मींस ज्यादा टाइम तक चला जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो ड्राइविंग फोर्स तो क्या होगा, आपका बढ़ रहा है, लेकिन क्या होगा, एटॉमिक जो मोबिलिटी है टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वो समानुपाती होता है। तो एटॉमिक जो मोबिलिटी होता है ना, वो एटॉमिक मोबिलिटी कम हो जाएगा। तो एटॉमिक रीअरेंजमेंट करेंगे नए फेज में, उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो एटॉमिक रीअरेंजमेंट का दर कम हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो भी स्लो हो जाएगी। जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो फिनिश होगा वो भी काफी स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए जो नोज के नीचे जस्ट थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स ज्यादा ही होगा और न्यूक्लियर जो एटॉमिक मोबिलिटी होगा वो थोड़ा कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम नीचे आ जाएंगे एकदम नीचे, तो क्या होगा, सी कर्व का नीचे, तो क्या होगा, जो एटॉमिक मोबिलिटी है उसका जो रेट है वो बहुत कम हो जाएगा और ड्राइविंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए एटॉमिक मोबिलिटी कम हो गया, एटॉमिक जो अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट कम जो दर है वो कम हो गया, तो इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों होप आपको ये क्लैरिटी आई होगी किस लिए ये कर्व इस प्रकार से बनती है। तो दोस्तों कुछ किताब में या फिर कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि डिफ्यूजन रेट बोलते हैं, डिफ्यूजन रेट हायर होता है, हायर टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे डिफ्यूजन रेट कम होता है, इसके वजह से हमें जो है जो कर्व है इस प्रकार से मिलता है। तो वो भी सही है दोस्तों, जो डिफ्यूजन की बात करते हैं। जो एटॉमिक मोबिलिटी में पढ़ा रहा हूँ आपको, एटॉमिक रीअरेंजमेंट बता रहा हूँ और डिफ्यूजन जो बता रहा हूँ, दोनों एक सिमिलर फंडामेंटल है।
दोनों का लैंग्वेज अलग है, लेकिन दोनों का जो प्रिंसिपल या फिर फंडामेंटल जो है सेम होता है। तो आप यहाँ पर एटॉमिक मोबिलिटी के जगह पर डिफ्यूजन को भी रख सकते हैं। आप एटॉमिक मोबिलिटी नहीं बोलेंगे, डिफ्यूजन बोल सकते हैं, है ना। डिफ्यूजन कुछ नहीं होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक होता है कि जो एटम्स होते हैं हायर टेम्परेचर पे, कि एक जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो एरिया होता है वहां पर एटम्स का ट्रांसफर होना और इक्वली चारों तरफ एटम्स का डिस्ट्रीब्यूट होना इज डिफ्यूजन, और एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाना इज आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या होता है? वो डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, जैसे एटॉमिक मोबिलिटी का। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका डिफ्यूजन जो होगा वो भी रेट बढ़ेगा। तो हाई टेम्परेचर पे डिफ्यूजन रेट बढ़ता है और लो टेम्परेचर पे डिफ्यूजन रेट कम होता है। तो यहाँ पर आप जो हाई टेम्परेचर जो एटॉमिक मोबिलिटी का ले रहे थे, एग्जांपल ले रहे थे, उसके साथ आप डिफ्यूजन को भी ले सकते हैं। मीन्स एक ड्राइविंग फोर्स को लिए और एक या तो एटॉमिक मोबिलिटी को आप ले सकते हैं या फिर आप डिफ्यूजन रेट बोल सकते हैं। तो दोनों ही सही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लैरिटी आई होगी जितना भी अब तक मैं समझाया। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रिपल टी डायग्राम। कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रिपल टी डायग्राम को। तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो कार्बन परसेंटेज। कार्बन परसेंटेज दोस्तों, कार्बन परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता है, आप ये वाला डायग्राम पे जो यूटेक्टोइड कंपोजिशन वाला डायग्राम है इसमें देख सकते हैं, जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ता है तो ऑस्टेनाइड का स्टेबिलिटी बढ़ता है। जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ता है तो ऑस्टेनाइड का स्टेबिलिटी जो है बढ़ता है। तो अप टू 0.8% तक, अप टू 0.8% कार्बन तक जो है ऑस्टेनाइड स्टेबल हो रहा है। तो क्या होगा? जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑस्टेनाइड स्टेबल है मींस वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑस्टेनाइड स्टेबल है तो ट्रांसफॉर्मेशन लेट से स्टार्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है लेट से स्टार्ट होगा। दोस्तों मैं इस तरह से लिख देता हूं, आप उसको अच्छे से नोट बनाइएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है लेट से स्टार्ट होगा और जो सी कर्व है क्या होगा? सी कर्व को राइट में शिफ्ट कर देगा, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी सी कर्व, राइट साइड शिफ्टिंग होगी। पॉइंट 8 कार्बन परसेंटेज के बाद जैसे जैसे हम आगे कार्बन बढ़ाते जाएंगे, मीन्स हाइपोड्यूटेक्टोइड स्टील की बात करेंगे, एबो 0.8% कार्बन स्टील की, तो उस केस में क्या होता है? Fe3C जो है वो उसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है, मीन्स सेपरेशन चालू हो जाता है ऑस्टेनाइड से। तो ऑस्टेनाइड स्टेबिलिटी जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, ऑस्टेनाइड अनस्टेबल हो जाता है और फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होता है ना दोस्तों। मीन्स जो प्रेसिपिटेट कब बनता है? जब कोई भी एक सॉल्यूशन में एक जो सॉल्यूट होता है वो ज्यादा परिमाण में अगर हम उसको ऐड करते हैं, मीन्स ज्यादा हो जाता है, सोल्युबिलिटी लिमिट से पार हो जाता है, जैसा कि हम आयरन कार्बन फेज डायग्राम में पढ़े थे, तो वो मिक्स नहीं होता है। तो उस प्रकार से सीमेंटाइट का प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाएगा और सीमेंटाइट जो है वो अलग होना चालू हो जाएगा। तब ऑस्टेनाइड क्या है? वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑस्टेनाइड अनस्टेबल मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है जल्दी स्टार्ट होगा। तो ग्रेटर देन 0.8% कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है क्या होगा? जल्दी स्टार्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है फास्ट होगा, मीन्स जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, है ना दोस्तों। और सी कर्व जो है क्या होगा? लेफ्ट की तरफ आ जाएगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो सी कर्व जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगी, है ना दोस्तों, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आ जाएगी सी कर्व। अब सेकेंड फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वो है अलोइंग एलिमेंट। अलोइंग एलिमेंट
दोस्तों अलोइंग एलिमेंट एडिशन होने से ये क्या करता है, अलोइंग एलिमेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है और जो सी कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं अलोइंग एलिमेंट एडिशन से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट लेट होता है ये, और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा जो प्रोसेस होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक वो लेट होता है दोस्तों। इसलिए खाली मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया हूं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड है। जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट का यहाँ पर दिखा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अगर स्टार्ट लेट होगा एंड भी लेट होगा, स्टार्ट जल्दी होगा तो एंड भी जल्दी होगा, है ना दोस्तों। तो इसलिए खाली मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया हूं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है लेट से स्टार्ट होगा और जो सी कर्व है क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। सी कर्व जो होगा वो राइट की साइड थोड़ा झुक जाएगी, है ना, राइट साइड जो है शिफ्ट हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा राइट साइड शिफ्टिंग कर लेगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे 3 कारण है। नंबर वन, जो अलोइंग एलिमेंट होते हैं वो सब्स्टिट्यूशनल एलिमेंट होते हैं या सब्स्टिट्यूशनल एटम्स होते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशनल एटम्स होते हैं वो डिफ्यूजन रेट को स्लो कर देते हैं, है ना, डिफ्यूजन रेट को स्लो कर देते हैं क्योंकि अलोइंग एलिमेंट जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशनल एटम्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशनल एटम मींस एक तो होता है इंटरस्टिशियल एटम और एक होता है सब्स्टिट्यूशनल एटम्स। इंटरस्टिशियल जो एटम होते हैं वो जो बड़ा एटम होता है उनके बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, वैकेंसी होता है, वहां पर इंटरस्टिशियल एटम जो है वहां पर ऑक्युपाई करती है। और जो सब्स्टिट्यूशनल एटम होता है वो क्या, एक पूरा का पूरा एक एटम जो सोल्यूट एटम होता है उसको रिप्लेस कर देता है और उसका स्थान ले लेता है दोस्तों। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि इंटरस्टिशियल एटम जो होता है वो जो एटम्स का एक अरेंजमेंट होता है, मान लीजिए आयरन का एटम्स का अरेंजमेंट हुआ है तो बीच में जो आयरन एटम्स बड़े होते हैं, जो बीच में जो गैप होते हैं एटम्स के बीच में, वहां पर इंटरस्टिशियल एटम रहता है। जैसे कार्बन जो इंटरस्टिशियल एटम है वो बीच में रहता है जो गैप में। अगर कोई अलोइंग एलिमेंट मान लीजिए हम टंगस्टन को ऐड कर दिया, फिर मोलिब्डेनम को ऐड कर दिए, तो वो क्या, वो बीच में वो डिफ्यूज नहीं होगा, बीच में वो स्थान नहीं लेगा। वो क्या करेगा, आयरन का एक एटम को रिप्लेस कर देगा और आयरन एटम के जगह पर वो बैठ जाएगा अलोइंग एलिमेंट। तो इसके वजह से क्या होगा, जो डिफ्यूजन रेट है वो स्लो हो जाएगी। स्लो डिफ्यूजन रेट की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका लेट होगा और सी कर्व जो है राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड कारण है अलोइंग एलिमेंट का कि अलोइंग एलिमेंट जो है वो कार्बाइड फॉर्मेशन करते हैं। कार्बाइड फॉर्मेशन करते हैं मीन्स दोस्तों जो अलोइंग एलिमेंट होता है उसमें से कुछ अलोइंग एलिमेंट कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं और कार्बाइड फॉर्मेशन करते हैं। तो जो कार्बन का डिफ्यूजन है वो स्लो हो जाता है ना दोस्तों, क्योंकि ये कार्बाइड बना लेते हैं। कार्बाइड का डिफ्यूजन काफी स्लो होता है और कार्बाइड का डिफ्यूजन रेट काफी स्लो होता है। इसके लिए क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेट से स्टार्ट होता है और सी कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है ना दोस्तों। कार्बन का डिफ्यूजन रेट स्लो हो जाता है। बात करें अगर तीसरा अलोइंग एलिमेंट के बारे में, तो ये एक जो अलोइंग एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं एलोट्रोपिक चेंज को बाय ए mechanism called solute drag effect।
हाँ दोस्तों, ये जो हैलोइंग एलिमेंट होते हैं वो एलोट्रोपिक चेंज को रिड्यूस करते हैं, मीन्स स्टिल एक एलोट्रोपिक मटेरियल है, तो ये डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। तो उसको जो एलोट्रोपिक चेंज होता है, जो ऑस्टेनाइट से मान लीजिए अल्फा फेराइट जो फेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वैसा जो एलोट्रोपिक चेंज होता है ना, उसको रिड्यूस करता है एलोइंग एलिमेंट, रोकते हैं उसको एलोट्रोपिक चेंज होने से। बाय ये मैकेनिज्म उसको कहा जाता है सॉल्यूट ड्रैग इफेक्ट, है ना दोस्तों। ये नॉर्मली जो इंटरफेस पे देखा जाता है, जैसे कि ऑस्टेनाइट बाउंड्री और जो अल्फा फेराइट का जो बाउंड्री होता है, उनका इंटरफेस पे ये जो मैकेनिज्म देखने को मिलता है। बात करें अगर तीसरे फैक्टर की जो अफेक्ट करता है ट्रिपल टी डायग्राम को, तो वो है ग्रेन साइज ऑफ ऑस्टेनाइट। ग्रेन साइज ऑफ ऑस्टेनाइट कैसे अफेक्ट करता है? ग्रेन साइज ऑफ ऑस्टेनाइट जो हमने दोस्तों पढ़ लिए हैं काफी ग्रेन साइज के बारे में, हमें पता है हायर टेम्परेचर पे ग्रेन साइज जो है बड़ा होता है, लो टेम्परेचर पे जो ग्रेन साइज होता है फाइन होता है, यानी कि छोटा होता है। तो हमें पता है अगर ग्रेन साइज बड़ा होगा, हायर ग्रेन साइज होगा, ग्रेन साइज होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन लेट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेट होगा, और सी कर्व क्या होगा, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। अगर फाइनर ग्रेन साइज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, याद रख चुके हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है फास्ट स्टार्ट होगा, है ना दोस्तों। हम पढ़े थे ऊपर से जो सी कर्व का ऊपर में थोड़ा लेट से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और नोज के पास थोड़ा फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो वही बात मैं लिख रहा हूं। तो सी कर्व जो है यहाँ पर लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा आ जाता है। बात करें अगर चौथा फैक्टर्स की जो अफेक्ट करता है ट्रिपल टी डायग्राम को, तो वो है हेटेरोजेनिटी ऑफ ऑस्टेनाइट। हेटेरोजेनिटी ऑफ ऑस्टेनाइट। बात करें अगर हेटेरोजेनिटी की, तो क्या होता है, जो ग्रेन होता है, ग्रेन में कुछ कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मटेरियल डिफेक्ट होता है, ग्रेन बाउंड्री होता है, डिसलोकेशन हो गया, कोई इंप्योरिटीज हो गया, या फिर कोई वैकेंसी हो गया, तो वो क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है, मटेरियल डिफेक्ट होता है। तो वैसा अगर ग्रेन में कोई डिफेक्ट है, मटेरियल में ऑस्टेनाइट ग्रेन में कोई डिफेक्ट है, तो उस केस में भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लेट से स्टार्ट होगी और सी कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हेटेरोजेनिटी ऑफ ऑस्टेनाइट क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन को लेट स्टार्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टार्ट होगा, और सी कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये चार फैक्टर जो अफेक्ट करता है ट्रिपल टी डायग्राम को। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म हम याद रखते हैं, जो अलोइंग एलिमेंट होता है, सभी का सभी अलोइंग एलिमेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन को लेट करते हैं और सी कर्व को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों एक एक्सेप्शन है, तो इसको हम क्यास के रूप में याद रखेंगे, क्यास CASH, H को मिटा देना है, फिर C फॉर कोबाल्ट CO, A फॉर एल्यूमिनियम, S फॉर सिलिकॉन। दोस्तों ये तीन जो अलोइंग एलिमेंट होते हैं, ये तीन अलोइंग एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकिन लेट ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी स्टार्ट कराते हैं। ये अलोइंग एलिमेंट हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी स्टार्ट होने के लिए, और सी कर्व को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो ये तीन जो कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आपको याद रखना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेट से स्टार्ट करवाते हैं, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी स्टार्ट करवाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हाइपोटेक्टोइड स्टील के बारे में। तो यहाँ पर मान लीजिए हाइपोटेक्टोइड स्टील है, कुछ हम यहाँ पर एक
0.8% से कम वाला कार्बन परसेंटेज का एक स्टील लेते हैं जो कि हाइपोइलेक्ट्रोइड स्टील होता है, तो हम उसका ट्रिपल टी डायग्राम बनाते हैं। तो सेम टू सेम रहेगा जो जैसे बनाए थे हम, है ना दोस्तों, जैसे हम बनाए थे इस प्रकार से सेम टू सेम बनाना है। खाली जब भी जो हम फैक्टर्स पढ़े हैं वो फैक्टर्स को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे डायग्राम, इसलिए मैं फैक्टर्स को पहले पढ़ा दिया। तो दोस्तों ये जो है हमें पता है यहाँ पर 723 की जो यूटेक्टोइड टेम्परेचर लाइन है, बाकी सेम है टेम्परेचर, और यहाँ पर सेम रहेगा लोगारिथम स्केल पर टाइम रहेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा डिग्री सेल्सियस पर, है ना दोस्तों, डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो सिमिलर फेनोमेनन देखने को मिलेगा। तो लेकिन हमें दोस्तों पता है हाइपो के केस में थोड़ा सा जो ट्रिपल टी डायग्राम का जो सी कर्व है थोड़ा सा राइट साइड की तरफ शिफ्ट होते हैं, पर यूटेक्टोइड स्टील के कंपैरिजन में याद रखेगा यूटेक्टोइड स्टील के कंपैरिजन में थोड़ा सा पीछे ही रहता है, क्योंकि यूटेक्टोइड स्टील में जो ऑस्टेनाइट होता है स्टेबल होता है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बट हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए थोड़ा सा लेट से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट हाइपर यूटेक्टोइड स्टील से थोड़ा जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो उसके मद्देनजर रखते हुए दोस्तों हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को बनाएंगे। बाकी दोस्तों पूरा का पूरा सेम है, तो इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, खाली जैसा है वैसा बना दे रहा हूं, खाली क्या आपको याद रखना है वो बता रहा हूं मैं। ये सेम रहेगा 50% लाइन, है ना दोस्तों। तो ये हमारा A1 टेम्परेचर लाइन है, A1, और यहाँ पर हमें A3 दिखाना होगा दोस्तों, है ना, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के लिए जो मैं बताया था आयरन कार्बन फेज डायग्राम में, तो A3 रहेगा दोस्तों। तो हमें पता है यहाँ पर ऑस्टेनाइट जो होता है स्टेबल होता है ना, ऑस्टेनाइट जो होता है स्टेबल होता है, या फिर हम इसको ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर हम मानते हैं ऑस्टेनाइट प्लस यहाँ पर अल्फा फेराइट का रीजन है, ये वाला है जोन दोस्तों, अल्फा फेराइट और ऑस्टेनाइट वाला, तो उसमें हम दिखाते हैं ऑस्टेनाइट प्लस अल्फा फेराइट, उसके ऊपर जाएंगे तो ऑस्टेनाइट जो है स्टेबल हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये अल्फा फेराइट है, ये अल्फा फेराइट हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के केस में इसको शो करना होगा, इसका स्टार्ट जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको शो करना पड़ेगा। तो ये अल्फा फेराइट को यहाँ पर क्या बोला जाता है, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा या प्रो यूटेक्टोइड अल्फा फेराइट बोलते हैं दोस्तों, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है क्यों प्रो यूटेक्टोइड बोला जाता है, उसका जस्ट नाम है। तो हम एक जो ये प्रो यूटेक्टोइड अल्फा फेराइट ऑस्टेनाइट के साथ एडिशन है उसको भी दिखाना होगा कि वो भी फेज में आ रहा है, मीन्स उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम A3 में उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो हमें पता है दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमें जैसे हम पता है हमें यहाँ पर क्या फेज रहता है, यहाँ पर ऑस्टेनाइट प्लस अल्फा फेराइट रहता है ना दोस्तों। इसके नीचे यहाँ पर भी अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन चालू नहीं होगा, क्या मिलेगा यहाँ पर हमें ऑस्टेनाइट प्लस अल्फा फेराइट मिलेगा, और यहाँ पर हमें पता है कि परलाइट होता है नोज के अबव एंड नोज के बिलो बेनाइट होता है। तो और यहाँ पर हमें पता है कि 50% वाला लाइन पे ऑस्टेनाइट प्लस परलाइट होता है। तो बस हमें आगे क्या करना है, जो अल्फा प्रो यूटेक्टोइड अल्फा है इसको भी 50% लाइन पे एडिशन कर देना है, और यहाँ पर जो फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा हाइपो यूटेक्टोइड केस में अल्फा प्लस अल्फा फेराइट प्लस परलाइट, अल्फा फेराइट प्लस परलाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा, कॉम्बिनेशन दोनों फेज का कॉम्बिनेशन ये का माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा, है ना दोस्तों।
और बिलो अगर हम नोज की बात करेंगे तो जैसे यूटेक्टोइड स्टील के लिए होता है सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों चेंजेस नहीं होगा? क्योंकि ये हमें पता है कि नीचे जो होता है डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऊपर जो होता है नोज के ऊपर डिफ्यूजन बेस्ड होता है, इसलिए यहाँ पर ही अल्फा फेराइट जो प्रो अल्फा फेराइट है नोज के एबोव ही दिखेगा, नोज के बिलो नहीं दिखता है। तो ये वाला भी एक पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, जो नोज के ऊपर होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डिफ्यूजन बेस्ड होता है, डिफ्यूजन बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और नोज के नीचे जो होता है डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो ये था हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए। तो आप जो बाकी का टेम्परेचर है आप खुद से कर सकते हैं, जैसा यूटेक्टोइड स्टील के लिए किए थे सेम टू सेम आपको करना है ना दोस्तों। लेकिन ये जो सी कर्व थोड़ा सा और इधर इस तरफ आना चाहिए था, क्योंकि यूटेक्टोइड स्टील के केस में आप थोड़ा सा इस तरफ में दिखा सकते हो, लेकिन हाइपो और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए थोड़ा सा आपको सी कर्व को टेम्परेचर एक्सिस के पास लेके आना है। तो ये हो गया दोस्तों हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए। तो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए भी बनाते हैं, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए बनाते हैं तो सेम रहेगा दोस्तों, जैसे हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के लिए बनाए थे हाइपर भी सेम रहता है, जस्ट आपको सी कर्व को थोड़ा सा नजदीक लेके आना है टेम्परेचर एक्सिस के पास। तो दोस्तों हमें पता है कि हाइपर यूटेक्टोइड केस में यहाँ पर A1 होता है, A1 होता है, बस यहाँ पर आपको ACM दिखाना होगा। दोस्तों हमने बात किए थे ACM जो होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के केस में। तो यहाँ पर क्या होता है, इस वाला फेज में हमें दो फेज देखने को मिलता है, एक तो ऑस्टेनाइट और एक Fe3C, है ना दोस्तों, Fe3C। तो दोस्तों ये Fe3C जो प्रो यूटेक्टोइड Fe3C बोला जाता है, उसको उसका फेज जो स्टार्ट होता है उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला जो लाइन होता है, ऐसा एक लाइन हम शो करेंगे, ये जो लाइन होता है ये प्रो यूटेक्टोइड Fe3C फेज स्टार्ट लाइन बोला जाता है ना। ये Fe3C स्टार्ट लाइन करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टार्ट लाइन, है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है Fe3C प्रो यूटेक्टोइड Fe3C ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट लाइन, है ना दोस्तों। इसके बीच में हमें क्या मिलेगा पता है, ऑस्टेनाइट Fe3C होगा, यहाँ पर भी ऑस्टेनाइट Fe3C होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा, और एंड में हमें पता है बिलो नोज होता है बेनाइट और एबोव नोज होता है परलाइट, और बीच में एक 50% वाला लाइन भी होता है दोस्तों। तो बीच में क्या रहता है, ऑस्टेनाइट प्लस परलाइट प्लस यहाँ पर एक जुड़ जाएगा प्रो यूटेक्टोइड Fe3C, है ना दोस्तों। और जो फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर आएगा वो आएगा Fe3C प्लस परलाइट। दोस्तों जो फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के केस में Fe3C प्रो यूटेक्टोइड Fe3C और परलाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर फाइनल रहेगा, और बॉटम में नोज के नीचे जो रहेगा बेनाइट रहेगा, जैसा यूटेक्टोइड स्टील के लिए पढ़े थे सेम टू सेम है, और नीचे में हमें मार्टेनसाइट जो है देखने को मिलेगी। तो ये रहा दोस्तों हाइपो एंड हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए किस प्रकार से ट्रिपल टी डायग्राम को बनाएंगे। अब हम दोस्तों लास्ट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा अलॉय स्टील के लिए ट्रिपल टी डायग्राम बनाना सीखते हैं। दोस्तों अलॉय स्टील में 4 प्रकार की डायग्राम नॉर्मली देखने को मिलता है ट्रिपल टी का। तो पहला जो रहता है वो यूटेक्टोइड स्टील जैसा ही रहता है डायग्राम, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है वो सेम टू सेम रहता है, सभी नोज टेम्परेचर या फिर जो कर्व रहता है पूरा सेम टू सेम रहता है यूटेक्टोइड स्टील जैसा।
बस वहां पर जो माइक्रोस्ट्रक्चर मिलता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, वहां पर जो माइक्रोस्ट्रक्चर कार्बाइड का माइक्रोस्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि एलोइंग एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो कार्बाइड अलग से एक फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर जो फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा परलाइट प्लस कार्बाइड को, ये कार्बाइड का माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा। उसका मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, जो फर्स्ट टाइप है वो सेम टू सेम रहता है, यूटेक्टोइड स्टील का जो ट्रिपल डी डायग्राम है उसके साथ पूरा सेम टू सेम होता है। दोस्तों सेकेंड टाइप का एलो स्टील के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड टाइप का एलो स्टील कुछ इस प्रकार से बनता है दोस्तों। अब मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ टेम्परेचर या फिर टाइम, जस्ट आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से कर्व होगी, है ना दोस्तों। तो एलो स्टील के केस में क्या होगा, कुछ एलो स्टील के केस में होता क्या है, दो आपको सी कर्व देखने को मिलेगा या फिर दो नोज आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। है ना दोस्तों। बाकी मैं कुछ टेम्परेचर वगैरह नहीं लिख रहा हूं। तो कुछ स्टील के एलॉय स्टील में ये दो नोज देखने के लिए मिलता है, दो सी कर्व देखने के लिए मिलता है। जो लो एलॉय स्टील में ऐसा ट्रिपल टी डायग्राम बनता है। तो ये किस तरीका का एलॉय स्टील होता है, ये लो एलॉय स्टील होता है, लो एलॉय स्टील के लिए होता है ना दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों दो सी कर्व देखने के लिए मिलता है, दो नोज देखने के लिए मिलता है। दोस्तों यहां पर जैसे दो कर्व बन रहा है, तो परलाइट के लिए एक अलग सी कर्व और बेनाइट के लिए एक अलग सी कर्व होगा। परलाइट और बेनाइट के लिए अलग अलग कर्व बनेंगे, है ना दोस्तों। तो यहां पर बस यही है कि लो एलॉय स्टील के लिए होता है। और स्पेशली ये जो टाइप बनता है ना, ये 2% मैंगनीज स्टील के लिए होता है। 2% मैंगनीज स्टील के लिए ऐसा फिनोमेना देखने के लिए मिलता है ट्रिपल टी डायग्राम का, है ना दोस्तों। तो और यहाँ पर जो 2% मैंगनीज स्टील या फिर लो एलॉय स्टील, जो भी आपको ऑप्शन में रहेगा उसको आप टिक कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। 2% मैंगनीज स्टील या फिर लो एलॉय स्टील, दोनों से ही है। तो आपको यहाँ पर एक याद रखना है कि लो एलॉय स्टील के केस में, मैंगनीज के स्टील के केस में, हमें आइसोथर्मली अगर कूलिंग नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमें बेनाइट का रीजन मिलेगा। जबकि हम ट्रिपल टी डायग्राम में पढ़े हैं कि हम आइसोथर्मली कूलिंग करेंगे तब जाके, आइसोथर्मली मींस कहीं पे होल्ड करके कहीं टेम्परेचर पे फिर स्लो कूलिंग करेंगे तब बेनाइट मिलेगा। बट ये वाला केस पे 2% मैंगनीज स्टील या फिर लो एलॉय स्टील के केस में हम स्लो कूलिंग करेंगे, कंटिन्यूस कूलिंग करेंगे, CCT उसको बोलते हैं, कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो कंटिन्यूस कूलिंग करेंगे तब भी हमें बेनाइट मिल जाएगा। तो एक स्पेशल टाइप का केस है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूस कूलिंग भी करके बेनाइट माइक्रोस्ट्रक्चर को पा सकते हैं। अब दोस्तों थर्ड टाइप का देखते हैं एलॉय स्टील। थर्ड टाइप का एलॉय स्टील कुछ इस प्रकार से बनता है। दोस्तों इस प्रकार की भी एक एलॉय स्टील में दिखता है, जिसमें कि बेनाइट वाला जो रीजन है पूरा गायब रहता है, खाली परलाइट जो माइक्रोस्ट्रक्चर है हमें मिलता है। ये नॉर्मली हाई एलॉय स्टील के केस में होता है। हाई एलॉय स्टील के केस में इस तरीका से ट्रिपल टी डायग्राम बनता है। दोस्तों नेक्स्ट चौथा टाइप का पढ़ते हैं एलॉय स्टील का ट्रिपल टी डायग्राम। तो दोस्तों ये चौथा टाइप का है। ये
इसमें पैरालिटिक जो माइक्रोस्ट्रक्चर है या पैरालिटिक जो रीजन है वो नहीं दिखता है। कुछ कुछ अलॉय स्टील के केस में होता है, उसका कुछ स्पेसिफिक कूलिंग रेट होता है, वो कूलिंग रेट से अगर हम कूलिंग करेंगे तो हमें जो पैरालिटिक जो माइक्रोस्ट्रक्चर है या पैरालिटिक जो रीजन है वो देखने को नहीं मिलेगी और खाली बेनाइटिक रीजन देखने को मिलेगी। तो ये 4 प्रकार के अलॉय स्टील के ट्रिपल टी डायग्राम हमने देखे। अभी बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ट्रिपल टी डायग्राम। लिमिटेशंस ऑफ ट्रिपल टी डायग्राम। तो पहला जो लिमिटेशन होता है ट्रिपल टी डायग्राम का वो है कि ये ओनली स्टील के लिए होता है। दोस्तों आप इसको खुद से नोट बनाइएगा, लिखिएगा अच्छे से, मैं अभी उसको खाली लिख लेता हूँ ऐसा ही। ओनली स्टील के लिए होता है और स्टील भी कैसा, यूटेक्टॉइड कंपोजिशन के लिए होता है। यूटेक्टॉइड कंपोजिशन के लिए ही होता है ना। और जो सेकेंड टाइप का सेकेंड लिमिटेशन है इसमें कि इसमें आइसोथर्मल कूलिंग जो है मैंडेटरी होता है। आइसोथर्मल कूलिंग जो होता है वो मैंडेटरी होता है, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आइसोथर्मली कूलिंग करना। तो ये 2 लिमिटेशन है ट्रिपल टी डायग्राम के। बात करें अगर एप्लीकेशन की ट्रिपल टी डायग्राम की एप्लीकेशंस, तो दोस्तों एप्लीकेशंस जो है ये इसका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ट्रिपल टी डायग्राम को यूज किया जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में इसका वास्ट एप्लीकेशन है ट्रिपल टी डायग्राम। तो हीट ट्रीटमेंट को भी हम लेंगे, एक लेक्चर लेंगे, उसमें हीट ट्रीटमेंट में जितना भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब विदाई लेने का समय आ गया है, तो दोस्तों यहां तक ही हम रखते हैं वीडियो। मैं जाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि वीडियो काफी लेंथी हो गया है और आजकल के हम जो लोग हैं हम थोड़ा बिजी रहते हैं, हम छोटा वीडियो पसंद करते हैं देखने के लिए, लेकिन इतना लंबा वीडियो देखने के लिए शायद हमारे पास उतना पेशेंस नहीं होता है। बट हमें अगर आगे बढ़ना है या फिर कुछ आगे करना है तो हमें इस तरह से इस तरीका का वीडियो देखना होगा। इस तरीका का वीडियो देखकर हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और हम अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामों में, इंटरव्यू में, है ना दोस्तों। आप YouTube में पूरा चले जाइएगा, आप ट्रिपल टी डायग्राम छानबीन कीजिएगा, आपको कहीं पे इस प्रकार से डिटेल से और इतना क्लैरिटी से कोई नहीं बताएगा। इवन आप पेड कोर्स भी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी आपको इस प्रकार से इतना क्लैरिटी से इतना डीप तक जाके कोई नहीं पढ़ाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसको अच्छे से देखिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। दोस्तों और एक बात है कि जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ ये जस्ट नॉलेज शेयरिंग के लिए बनाता हूँ, ये कोई कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बनाता हूँ। तो आपको मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको शेयर करने के लिए बोलता हूँ। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।